बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना काल है, बारिश बेहिसाब हो रही है और उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत गर्म है। ऐसे में 20 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार सत्र के दौरान तमाम तरह की सावधानियों पर ध्यान दिया गया। सत्र शुरू होने से पहले अलग अलग मुद्दों पर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की रस्साकशी चल रही है, उससे लग रहा है कि सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है और ये सत्र वायरस वाला भी है। 20 अगस्त से उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना काल में शायद ये सत्र टाल दिया जाता, मगर संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत अधिकतम 6 महीने के अंदर ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाना अनिवार्य होता है। सत्र से शुरू होने से पहले राजनीतिक गलियारों में खूब रस्साकशी चल रही है। बीते कुछ समय से सूबे में ब्राह्मण जाति से जुड़े मुद्दों पर होने वाली रस्साकशी और कानपुर के पेकरो कांड के समय से प्रदेश में घटने वाली आपराधिक घटनाओं, खासतौर पर महिलाओं के प्रति अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर विधानसभा में निश्चित तौर पर हंगामा देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से समझने वालों के मुताबिक इस सत्र में मुंह पर बेशक मास्क होंगे, लेकिन आवाजें बुलंद ही रहने वाली हैं। आइए एक निगाह उन मुद्दों पर डालते हैं जिन पर सत्र के दौरान गर्माहट देखने को मिल सकती है। सरकार को घेरने की विपक्ष ने की है तैयारी। आपराधिक घटनाओं के अंकुश पर होगा सवाल। अपहरण और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर मांगेंगे जवाब। ब्राह्मण जाति से जुड़े मुद्दों पर टकराव। कोरोना और लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार से सवाल। विधायकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर सरकार से होगा सवाल। इस बीच कांग्रेस के ब्राह्मण सियासत के झंडाबरदार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर सत्र में ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने का अनुरोध किया है। जितिन प्रसाद ने लिखा, मैं प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याओं, हमले एवं बढ़ते अत्याचार की ओर आप सभी सर्व समाज के विधायकों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर आगामी 20 अगस्त से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में अपने अपने जनपदों, विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण उत्पीड़न के प्रकरणों को सरकार के सम्मुख प्रभावी ढंग से रखकर इस अन्याय, अत्याचार एवं उपेक्षा पर अविलंब अंकुश लगाने की सरकार से मांग करें। हाल ही में सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा था, संवैधानिक बाध्यता के तहत जल्द ही बुलाए जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना संबंधी सभी नियमों को सख्ती से पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए विधानसभा में एक सीट छोड़कर बैठना होगा। विधायक डिजिटल गैलरी का भी इस्तेमाल करेंगे। मास्क पहनना जरूरी होगा। बीमार और 65 साल से अधिक उम्र वाले वर्चुअल तरीके से सत्र में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वायरस वाला सत्र, जी हां, वायरस वाला सत्र इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना काल के बीच में विधानसभा का ये मानसून सत्र होने जा रहा है। हालांकि 3 दिनों तक ये सत्र चलेगा, लेकिन 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सदन के बाहर जो हंगामा विपक्षी पार्टियों का देखने को मिल रहा है, उससे तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कहें कांग्रेस के। और इन तल्ख तेवरों के बीच जब विधानसभा के पटल में ये तमाम विधायक एकजुट होंगे, एक साथ होंगे और उस दौर में किस तरीके से अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे, ये 3 दिनों में पता चल जाएगा। और सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार क्या सोचती है, सरकार किस तरीके से विपक्षी विधायकों के सवालों का जवाब देगी, उस जवाब में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या तैयारी सरकार की है, क्या तैयारी विपक्ष की है। हालांकि हर बार सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह कहा जाता है कि सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से चलाने का आग्रह किया जाता है और सभी दल उसमें हामी भी भरते हैं। लेकिन जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, किसी भी सत्र की शुरुआत होती है, तो उसमें हंगामा ही बरपता है, हंगामा ही देखा जाता है। और हंगामा तमाम उन मुद्दों को लेकर होता है जिन मुद्दों पर सियासी दल ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि वो आने वाले चुनाव में या फिर एक तबके को आकर्षित कर सकें, उसका फायदा उठा सके। उन मुद्दों को लेकर वो सदन में जाते हैं और सदन में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है।
और ऐसे में जो सत्र की शुरुआत कल से हो रही है, यानी कि 20 अगस्त से हो रही है, मानसून सत्र विधानसभा का उत्तर प्रदेश का शुरू हो रहा है और इसमें 3 दिनों तक चलने वाले इस मानसून सत्र में जो मुद्दे रहने वाले हैं, उन मुद्दों में क्या सर्व समाज के मुद्दे होंगे, उत्तर प्रदेश के सभी समाज से जुड़े लोगों की परेशानी होगी और उसका हल खोजा जाएगा, या फिर जिस तरीके से मौजूदा वक्त में सड़क पर देखा जा रहा है, आप देख रहे होंगे कुछ रोज से सत्र में ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, इस पर हंगामा हो सकता है। कांग्रेस काफी तल्ख दिख रही है और समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश की है और वो भी इस मामले पर चुप नहीं, और परेशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब अपने ही अपनों को लेकर सवाल दागने लगे। ऐसे में ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं का जिक्र हो सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि हर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का अपराध की बुनियाद पर उस मुद्दे पर लड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि अपराध पर कंट्रोल बस हम ही लगा सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, अंकुश हम ही लगा सकते हैं। और कई चुनाव अपराध के मुद्दे पर लड़े गए होंगे, महिला अपराध के मुद्दे पर लड़े गए होंगे और अंजाम क्या रहा ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। लेकिन आज एक बार फिर से चर्चा उस बात की कि जो 3 दिन का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उस सत्र में जनता के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार चर्चा होने वाली है। 2 मेहमान हमारे साथ हैं और गगन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से अश्वनी शाही हमारे साथ हैं और अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से आपका स्वागत। और लेकिन गगन से पहला सवाल, गगन, किस तरह की तैयारियां विधानसभा सत्र की चल रही हैं? कोरोना का काल भी है, बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, इधर मुद्दों ने लखनऊ की सियासत को, उत्तर प्रदेश की सियासत को काफी गर्माहट भी दी है इस दौर में। देखिए बिल्कुल पंकज, इस बार का जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है वो कई मायनों में खास होगा। पहले तो सबसे कोरोना काल में पहला सत्र होने जा रहा है, उसकी तैयारियां भी उतनी महत्वपूर्ण मानी गई हैं, क्योंकि पहले से ही ये कह दिया गया था कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मार्शल्स हैं, अधिकारी हैं, सुरक्षा गार्ड्स हैं, विधायक हैं, एमएलसीज हैं, उन सभी की कोरोना जांच होगी और निगेटिव आने के बाद ही उनको विधानसभा के अंदर आने दिया जाएगा। दूसरा जो है कि जो अंदर का एक अभी तक जो सदन के अंदर हुआ करता था, वो अब बहुत बदलाव की जा रहे हैं। वेल में आकर कोई झुंड में बनाकर विपक्ष हंगामा नहीं कर सकेगा। मास्क और ग्लव्स पहन के विधानसभा के अंदर आपको आना होगा। विधायकों को पहले से कह दिया गया है। जो 65 उम्र के ज्यादा विधायक हैं, ये पहली बार होने जा रहा है कि विधानसभा सत्र में वर्चुअल के जरिए भी विधानसभा सत्र होगा, तो वो विधायक जो 65 उम्र से ज्यादा हैं वो वर्चुअल के द्वारा विधानसभा सत्र की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। लेकिन दूसरी बात जो अहम है, जो सत्र की कार्रवाई है उस पर अगर प्रकाश डालें तो जितनी बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने विधेयक को पास कराने की है, उससे ज्यादा तैयारी कर रखी है विपक्ष ने। कई मामले हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले हो या फिर जो अपराध बढ़ रहे हो, एनकाउंटर हो रहे हो, एनकाउंटर पे कई सवाल उठ रहे हो, किसानों की बदहाली की बात हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उतना समय नहीं है। कल का दिन होगा, ये पहली बार होगा कि जब 2 पद में रहते हुए 2 मंत्री और 2 विधायकों का देहांत हो गया है, उनके लिए कल कंडोलेंस किया जाएगा, उनका शोकाकुल होगा। तो कल का दिन तो मान सकते हैं कि ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। तो सदन की कार्रवाई कल सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए होगी। परसों का समय जो है शुक्रवार का समय है, उस दिन जरूर विपक्ष पूरी तैयारी कर बैठा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार की कवायद होगी किसी भी प्रकार से विपक्ष को मौका नहीं मिल पाए हंगामा करने का, और विपक्ष जो हंगामा ना कर पाए और सरकार जो 16 विधेयक पास कराने की कवायद होगी वो चलिए ठीक है गगन, चुनौतियां इधर भी हैं, चुनौतियां इधर भी हैं। और महज 3 दिन का ये सत्र, जिसमें पहला दिन आपने बताया कि तमाम दिवंगत राजनेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और बचते हैं 2 दिन। हमारे साथ अश्वनी जी बीजेपी से हैं। अश्वनी जी, इस कोरोना काल में, इस मानसून सत्र में किस तरह की तैयारियां सरकार ने की हैं, जबकि सदन के बाहर विपक्षी पार्टियों की तल्खी आप साफ तौर पर झेल रहे हैं, देख रहे हैं? पंकज जी, सदन देखिए जैसे निर्बाध गति से चलता आया है, अभी ये भी सदन निर्बाध गति से चलेगा। सर्वदलीय बैठक हुई, सब लोग आए, सब लोगों ने, एक कोरोना काल है जो संक्रमण काल है, सबने उस चीज का वो किया कि इस समय जो है एक संक्रमण काल है। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष के पास मुद्दे
मुद्दों की तो कमी है विपक्ष के पास। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं जी। है, नाहक में सड़क पर तो कोई है नहीं। तो सदन में उनके कुछ विधायक हैं जो आए, अपना जो हल्ला हंगामा करना होता है वो एक नियम है, हल्ला हंगामा भी नहीं कहेंगे उसको, वो वहां पर अपने जनता की आवाज उठाते हैं लोग, और सरकार का काम है उनकी बातों को सुनना, उनको दूर करना। तो ये ऐसा कुछ नहीं, सदन बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसकी सूचना पहले से सबको ठीक से दे दी है कि सदन बहुत बढ़िया चलेगा। चूंकि संक्षिप्त सत्र है, कई बिल पास कराने हैं, तो सदन जो है बहुत बढ़िया और जनता आराम के से चलाया हित में जाएगा। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे? जी, जनता के हित में, जनता के लिए वो कौन से पंकज जी, विधेयक सवाल एक बार हैं दोहरा जो देंगे सदन क्या? के पटल पर इस संक्षिप्त सत्र में रखे जाएंगे? वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिस पर बहस होगी, जिस पर चर्चा होगी, जिसको पास कराने के लिए आपको चुनौती होगी? देखिए, पास कराना हमारी, क्योंकि हमारे पास संख्या है, जो भी बिल हमारी सरकार लेके आएगी हमारे पास संख्या है, और हम संख्या बल से हम पास कराएंगे उसको, हमारे पास संख्या बल है। तो ऐसा कोई बिल नहीं है जिसको पास कराने में हमको विपक्ष का वो लेना पड़े। तो हम, सरकार इस समय जो है इतनी बढ़िया काम कर रही है कि जो भी बिल आने वाले दिनों में, जो जनता के हित के लिए जो भी बिल लाए जाएंगे वो सदन के पटल पे रखे जाएंगे, हम बहुमत से उसको पास करेंगे। जी, उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही हो और अच्छा हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो पहले से कमर कसकर बैठी हैं। अब्दुल हफीज गांधी भी कई बार अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं, अखिलेश यादव कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो पूरी तरीके से सड़क पर भी तैयार है और सदन में भी तैयार है। अब्दुल हफीज गांधी, आपकी तैयारी एज ए विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब 2 दिन का महज सत्र होगा? देखिए पंकज जी, समाजवादी पार्टी हमेशा ये मांग करती रही है कि सदन बुलाया जाए, क्योंकि जो सदन में चीज़ें डिस्कस होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, सरकार उसका संज्ञान लेती है। हम लोग सड़क पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहते तो ज़रूर हैं, वक्तन फवक्तन हम लेटर्स भी लिखते हैं सरकार को, गवर्नर्स को, हमारे प्रतिनिधि मंडल मिलते भी हैं, लेकिन जो बात सदन में हो सकती है गंभीरता से, महत्वपूर्ण बातें, तो उसके लिए सदन की आवश्यकता होती है। और इसलिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये मुद्दा उठाया है कि सदन बुलाया जाए। आपको ध्यान होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ये मांग की थी कि सदन बुलाया जाए, लेकिन ये सदन बुलाया गया क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है, इसलिए सरकार इसको बुला रही है। हमारी बातों को सरकार ने कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते थे। ये जो सत्र बुलाया गया है, देखिए ये प्रभावी रूप से 1 दिन का होगा, क्योंकि कल श्रद्धांजलि दी जाएगी, फिर एक दिन आएगा, फिर संडे सैटरडे आएगा, और मंडे का जो एजेंडा है वो सरकार ने अभी बताया नहीं है कि मंडे को सरकार क्या करने वाली है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रभावी रूप से सरकार को भी और विपक्ष को भी 1 दिन मिलेगा जिसमें हम अपनी बातें आपके एजेंडे में क्या है अब्दुल हफीज गांधी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि विपक्षी पार्टियों के एजेंडे में क्या है। अक्सर ये देखा जाता है कि विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष बहुत बड़ी तैयारी के साथ सदन के अंदर जाता है, और इस बार सदन के बाहर तो आप लोगों ने दिखाया ही है कि आप किस तरीके से ब्राह्मणों के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तमाम तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जवाब हम लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। आप सभी बने रहिए R9 टीवी के साथ। विधानसभा सत्र की शुरुआत, और उस सत्र में महज 2 दिन यानी 3 दिन का सत्र है। पहला दिन तमाम दिवंगत जो मंत्री हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और काफ़ी संक्षिप्त रहेगा, और 2 दिन चर्चा होगी उन तमाम महत्वपूर्ण बिलों पर जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। ऐसे में सरकार की तरफ से उस बिल के बारे में बताया जाएगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा। तो कितना ये वक्त है और इस वक्त में कैसे आम जनता के बारे में उन तमाम फैसलों को लिया जा सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। अश्विनी शाही बीजेपी से हमारे साथ है, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, गगन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी के पास हम जा रहे हैं। अश्विनी जी, 2 मुद्दे जो हमें लग रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर लगातार लखनऊ की गलियों में भी चर्चा हो रही है, उसमें एक ब्राह्मणों को लेकर जिस पर आपके विधायक ने भी कुछ सवाल भेजे हैं, वो पहुंचे होंगे सचिवालय तक, और विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल किया। और दूसरा ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था जो हर चुनाव से पहले मुद्दा रहता है, वो एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी से जोर पकड़ने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर विपक्षी पार्टियां कहने लगी हैं। ये 2 चुनौतियां होने वाली हैं आपके लिए शायद।
पंकज जी, आपने बहुत अच्छा दोनों सवाल पूछा। पहला सवाल तो मैं ये बता रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए उनके चुने हुए विधायक ने अपने सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत की है। और एक उनका जरूरी है, लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के वजह से उन्होंने सवाल पूछा है और सरकार जिससे सवाल पूछा है उनको जवाब भी दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहां ये मना कर दिया जाए, ये मायावती जी की पार्टी नहीं है, ये अखिलेश यादव की पार्टी नहीं है कि उनसे, उनके मुखिया से सवाल नहीं पूछा जा सकता है। यहां पर सवाल अगर पूछा है हमारे विधायक ने, उनको अगर कोई गलतफहमी है या कोई हो सकता है कि कोई शिकायत हो तो उसको दूर किया जाएगा। दूसरा, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। मैं आपको पंकज जी बताना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक सुधरा है। मैं आपको इसलिए बताना, आपको भी चौंक हो सकता है कि लगे, और हमारे मित्र हाफिज भाई अभी बैठे हैं, ये कहेंगे कि नहीं बिगड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध एकदम से बंद हैं। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो जेलों में हैं, और नहीं तो उनके घरों की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अभी जो कानपुर कांड हुआ है उसके बाद कम से कम 1000-1500 करोड़ की संपत्तियां जो अपराधियों की थी, बड़े अपराधियों की, वो कुर्क करके नेस्तनाबूद कर दी गई हैं। उनके घरों को ढहा दिया गया है, उनकी संपत्तियों को सरकार ने कब्जा कर लिया है। जो बड़े अपराधी हैं उनको जेलों में डालने का काम कर दिया गया है, या जो दुर्दांत हैं उनको सरकार ने ठोकने का भी काम किया है। अश्विनी जी आपके बगल में बैठे हुए हैं, 124 वो आपकी बात से कितना सहमत है इस डिबेट के माध्यम से, और ऐसा ही कुछ दिखाई देगा सदन के अंदर भी। अब्दुल हफीज गांधी, इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, विपक्षी पार्टियां कोरोना को लेकर भी सरकार को घेरने के मूड में है। खबरें ऐसी आ रही है कि जिस तरह से कोरोना कंट्रोल को लेकर तैयारी होनी चाहिए थी, वैसा देश के सबसे बड़े सूबे में नहीं देखने को मिला। देखिए, सरकार, जहां तक कोरोना का सवाल है, सरकार विफल है। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा जो है केसेस हो चुके हैं, काफी मौतें हो चुकी हैं, और अव्यवस्थाओं का यह हाल है कि लखनऊ जैसे शहर में जो कैपिटल है, 7-7 घंटा जो है एम्बुलेंस इधर उधर घूमती रहती है, बेड नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड हैं, लेकिन मंत्रियों के कहने पर भी जो है बेड नहीं दिए जाते हैं, या जो रसूखदार लोग हैं उनके कहने पर भी कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि सरकार के 2-2 मंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से, और 9 जो है एमएलएज और जो इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कोरोना से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते हैं, और जनता को जो है सरकारी हॉस्पिटल के सहारे छोड़ रखा है। दो और सवाल थे अब्दुल हफीज गांधी, जल्दी से उनका जवाब देखने को मिली, आगरा में मिली और बहुत जगह मिली, कहीं पर सांप ने। दूसरा इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में डेमोक्रेसी है। हमने पिछले सत्र में भी देखा था कि 200 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वेल में बैठ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना गुस्सा है कि वो किसी से मिलते नहीं है। टीम 11 जो उनके आईएएस ऑफिसर्स की, उनके साथ मीटिंग करते हैं, और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलएज या मंत्री हैं, उनको कोई पूछा नहीं जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में आज एमएलएज में आक्रोश है, और ये आक्रोश पत्रावली के माध्यम से निकल रहा है। आज आप देखिए कि जब बदतमीजी हुई अलीगढ़ के अंदर विधायक से, तो दूसरे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के गए, एमपी भी गए, और उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन्होंने वहां के प्रशासन से मीटिंग की। आज लॉ एंड ऑर्डर का हाल यह है कि बस जो है अगवा कर ली जाती है, बच्चियों की जो है जुबान काट ली जाती है रेप के बाद, कहीं पर किसी को मार दिया जाता है। तो दूसरा, हम जो है किसानों का मुद्दा उठाने वाले हैं। न्यूनतम जो उनका जो मूल्य है उसका मुद्दा उठाएंगे। हम गन्ना किसानों का भी मुद्दा उठाएंगे। हम जो बाढ़ से प्रभावित हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो भी मुद्दा उठाएंगे। जो स्कूलों की फीस है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर उभर रहा है, हम ये भी मुद्दा जो है सत्र के अंदर उठाएंगे। और जो हमारे ब्राह्मण समाज पर जिस तरह की जो विपत्तियां आ रही हैं, हम ये भी मुद्दा बहुत मजबूती के तौर पर जो है विधानसभा में उठाने वाले। गगन मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, बारीकी से आप लोगों को देखते हैं और आप लोग जो काम करते हैं उस पर भी वो नजरें बनाए रखते हैं। गगन, जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है, अश्विनी जी के जो दावे हो, अश्विनी जी की जो बात हो, अब्दुल हफीज गांधी की जो तैयारी हो, किस तरीके से उसको देखा जाए? कोरोना को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर, ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने को लेकर और आपराधिक मामलों को लेकर अब्दुल हफीज गांधी कह रहे हैं कि वो बाढ़ का मुद्दा भी उठाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा, किसानों का मुद्दा उठाएंगे। चर्चा किस बात की है लखनऊ में? आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए पंकज, क्योंकि चुनाव करीब है और विधानसभा सत्र से बड़ी कोई एक समय जो देखा जाए सरकार को घेरने का, वो सबसे अच्छा स्थान माना गया है कि विधानसभा सत्र के बीच में
जी। विपक्ष कैसे सरकार पर लामबंद होती है, कैसे आक्रामक होती है, वो कार्रवाई के दौरान ही देखने को मिलती है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले से वो तैयारी करती आ रही है। जब विकास दुबे का प्रकरण होता है तो विकास दुबे को कौन कौन समर्थन दे रहे थे, मौजूदा कितने विधायक उनको समर्थन दे रहे थे, अधिकारी समर्थन दे रहे थे। उसके बाद विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ है तब उसकी जांच ढूंढ कर ले आती है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने जमीनी इस समय तलाश रही है उत्तर प्रदेश में, और वो भी अब ब्राह्मण कार्ड खेलने में समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला रही है। तो तमाम जितने विपक्ष हैं वो ब्राह्मण का जो कार्ड है, ब्राह्मण कार्ड, वो खेलने के लिए बिल्कुल आतुर है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है, चाहे फिर वो अपराधियों की जांच ढूंढने की बात हो या फिर पीड़ितों को जांच ढूंढने की बात हो। इस समय चाहे अपराधी हो या फिर पीड़ित, जांच इससे ढूंढी जा रही है ब्राह्मण। दूसरा कि विधानसभा के सत्र के दौरान सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो कोरोना काल के समय जो सरकार की उपलब्धियां थी, वो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। क्योंकि विपक्ष के पास दो मुद्दे हैं। दो मंत्री ऐसे हैं जो चेतन चौहान, कमला बलान रानी, इन दोनों की मौत कोरोना से हुई है। तो विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि आखिरकार अगर सरकार कोरोना काल में अच्छा अपना कदम उठा रही थी, सभी नीतियां सही से लागू की जा रही थी, तो आखिरकार दो मंत्रियों की मौत के जिम्मेदार कौन है? यानी कि सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए खेल रही है। तो चलिए, बड़ा दिलचस्प होने वाला है, बड़ा दिलचस्प होने वाला है गगन। ये देखेंगे कि 3 दिन का ये संक्षिप्त विधानसभा का मानसून सत्र किस तरीके से आगे बढ़ता है और कौन कौन से मुद्दे इसमें दिखाई देते हैं। अश्विनी जी और अब्दुल हफीज गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं भी इस सत्र के लिए। जनता के मुद्दों को उठाइएगा। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हो रही है, 3 दिन का ये सत्र होगा और जहां एक तरफ सरकार तमाम उन विधेयकों को लाने की कोशिश करेगी, विधानसभा के पटल पर रखेगी जनता के लिए और ये दिखाने के लिए और ये तैयारी बताने के लिए कि 2022 के लिए तैयार है विधानसभा चुनाव। वहीं विपक्षी पार्टियां भी कमर कस के बाहें ऊपर करके तैयार हैं। कई मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ये तैयार है सरकार को घेरने के लिए। बड़ा दिलचस्प होगा सत्र को देखना। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।